दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं आप लोगों के सामने एसएम गुड्स गार्ड एओएम आदि एग्ज़ाम्स के लिए, प्रमोशनल एग्ज़ाम्स के लिए, जीडीसी एलडीसी एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते रहता हूं। इसी सिलसिले में आज और कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आप लोग अंत तक जरूर देखें, बहुत लाभ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। स्लिप साइडिंग लगाना अनिवार्य है जहां ब्लॉक सेक्शन की तरफ ढाल डैश से अधिक हो। यानी कि स्लिप साइडिंग हम कहां पर लगाते हैं? ऐसे स्टेशन जहां पर ब्लॉक सेक्शन की ढाल 80 में एक, 100 में एक, 160 में एक या 400 में एक, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आंसर है 100 में एक। यानी कि स्लिप साइडिंग हम वैसे स्टेशनों में लगाते हैं जहां ब्लॉक सेक्शन की तरफ ढाल 100 में एक है। हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मान लीजिए ये आपका लाइन है, ये एक स्टेशन है, ठीक। स्टेशन से यहाँ से आपका ब्लॉक सेक्शन शुरू होता है, इधर आपका ब्लॉक सेक्शन हो गया। तो ब्लॉक सेक्शन की तरफ ढाल, कहने का मतलब है ढाल किसको बोलते हैं? ढाल मतलब झुकाव, जिधर गाड़ी लुढ़क सकती है, वो हो गया ढाल। तो ये इस स्टेशन से मान लीजिए ये ब्लॉक सेक्शन की तरफ इधर लुढ़का हुआ है, ठीक, और ये मेरा स्टेशन है। समझ में आ गया? तो इस स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन की तरफ ढाल कितना हो? 100 में एक। यानी कि 100 मीटर चलने पर 1 मीटर की ढालू हो, ठीक। यानी कि ये ढाल कितना हो? 1 मीटर। तो इसको बोलते हैं 1 in 100। 1 in 100 यदि ढाल हो तो ऐसे स्टेशनों में हम लोग क्या लगाते हैं? स्लिप साइडिंग। इससे पहला वीडियो में हम कैच साइडिंग के बारे में बता चुके हैं। आप और अधिक जानकारी के लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। दूसरा प्रश्न है, सभी कांटों को सामान्यतः डैश लाइन के लिए सेट किया जाता है। लूप लाइन, टर्न आउट, सीधी लाइन या कोई भी लाइन। तो हम लोग सभी कांटों को सामान्यतः सीधी लाइन के लिए, मेन लाइन के लिए सेट करके रखते हैं। सामान्यतः जब गाड़ी को जिधर लेना हो बाद में उधर सेट करते हैं, फिर गाड़ी का पुनः संचालन के बाद फिर से हम कांटों को नॉर्मल करते हैं, पॉइंट्स को नॉर्मल करते हैं। और नॉर्मल स्थिति क्या है? सीधी लाइन के लिए गाड़ी को सेट करना नॉर्मल स्थिति है, ठीक। अगला प्रश्न है, जब कभी सिग्नल निरीक्षक ईएसएम द्वारा पॉइंट सिग्नलों को या ब्लॉक उपकरण को वियोजित किया जाता है तो स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि सिग्नल निरीक्षक ईएसएम द्वारा डैश जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है पुनः संयोजन सूचना, वियोजन सूचना, खराब मेमो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वियोजन सूचना। हम थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन बताते हैं। देखो, जब सिग्नल निरीक्षक या ईएसएम क्या है? सिग्नल मेंटेनर है, ठीक। कोई पॉइंट या सिग्नल या ब्लॉक उपकरण खोलता है या वियोजित करता है तो वियोजित करने से पहले वियोजन सूचना दिया जाता है, डिसकनेक्शन नोटिस दिया जाता है। और डिसकनेक्शन नोटिस का नंबर होता है, ठीक है, डिसकनेक्शन नोटिस का नंबर होता है T351, ठीक। इसका 3 पार्ट होता है। T351 का 3 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है वियोजन सूचना, डिसकनेक्शन। दूसरा पार्ट होता है पुनः संयोजन सूचना, रिकनेक्शन मेमो। और तीसरा पार्ट होता है जो वियोजन और पुनः संयोजन दोनों के लिए संयुक्त रूप से होता है, वो रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब कभी पॉइंट सिग्नल ब्लॉक उपकरण को वियोजित किया जाता है तो स्टेशन मास्टर डैश के आदान प्रदान के अंतर्गत केबिन मैन, केबिन एएसएम, केबिन मास्टर को डैश का आदान प्रदान करेगा, ठीक है। संदेश, प्राइवेट नंबर, मौखिक संदेश, सूचना आवश्यक नहीं है। तो इसका
क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा प्राइवेट नंबर। ठीक है, जब कोई सिग्नल पॉइंट या ब्लॉक उपकरण को वियोजित किया जाता है, यानी कि डिसकनेक्शन किया जाता है, SI4 दिया जाता है, SI4 यही इसी को बोलते हैं SI4, जो अभी हम लोग आगे पढ़ें T351, T351 इसी मेमो को SI4 बोला जाता है। ठीक, तो जब SI4 दिया जाता है तब केबिन मास्टर के साथ SM क्या करता है, केबिन मास्टर या केबिन मैन और कंट्रोलर के साथ भी प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करता है, और प्राइवेट नंबर आदान प्रदान करके SI4 में इंडोर्स किया जाता है और डिसकनेक्शन अलाउ किया जाता है। अगला प्रश्न है, वियोजित सिग्नल गियर को फिर से जोड़ने से पहले सिग्नल निरीक्षक ESM के साथ संयुक्त जांच करेगा। ESM डैश के साथ संयुक्त जांच करेगा। यातायात निरीक्षक, C-वधु मतलब सिग्नल व दूर संचार खलासी के साथ, पॉइंट्समैन के साथ या ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के साथ। तो इसका आंसर है डी, ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के साथ। यानी कि जब वियोजन सूचना पुनः संयोजन सूचना देगा, वियोजित सिग्नल को फिर से जोड़ने के लिए रिकनेक्शन नोटिस देगा, तो रिकनेक्शन नोटिस देने से पहले सिग्नल मेंटेनर या टेक्नीशियन या ESM ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के साथ संयुक्त जांच करेगा। जिस पॉइंट को जिस गियर को खोला था उस गियर का संयुक्त जांच करेगा, टेस्टिंग करेगा, सही सलामत चल रहा है तो फिर रिकनेक्शन नोटिस एक्सेप्ट करेगा। अगला प्रश्न है, वियोजन के समय, डिसकनेक्शन के समय से संयोजन तक गाड़ियों का डैश के द्वारा प्रवेश कराया जाता है। हाथ सिग्नल, अस्थावर सिग्नल, पायलटिंग या पर्याप्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पायलटिंग के द्वारा। जब किसी सिग्नल के गियर को वियोजित कर दिया जाता है तो फिर से रिकनेक्शन करने तक गाड़ी का पायलटिंग के द्वारा स्टेशन में प्रवेश कराया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक उपकरण के लिए वियोजन नोटिस स्वीकार करते समय स्टेशन मास्टर नोटिस पर डैश पृष्ठांकित करेगा। यानी कि जब भी ब्लॉक उपकरण के लिए, कौन से उपकरण? ब्लॉक उपकरण, डबल लाइन में DLBI, सिंगल लाइन में सिंगल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, TLBI टोकन लेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट या टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, जो भी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगा हो, तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लिए वियोजन नोटिस दिया जाएगा। यानी कि T351 यही है वियोजन नोटिस, इसी को बोलते हैं SI4। ठीक, तो जब भी ब्लॉक उपकरण खोलने के लिए SI4 नोटिस दिया जाएगा तो ब्लॉक सेक्शन क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा वो पृष्ठांकित करेगा। ऑप्शन ए में ब्लॉक सेक्शन व्यस्त है, यानी कि ब्लॉक सेक्शन इज ऑक्युपाइड, ब्लॉक सेक्शन मुक्त है, ब्लॉक सेक्शन इज फ्री, ब्लॉक उपकरण खराब है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज फेल्ड, या उपकरण उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ब्लॉक सेक्शन मुक्त है, ब्लॉक सेक्शन इज फ्री। यानी कि ब्लॉक उपकरण को खोलने के लिए जब भी डिसकनेक्शन नोटिस दिया जाएगा तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ब्लॉक सेक्शन, जिस सेक्शन के लिए वो ब्लॉक उपकरण है वो सेक्शन फ्री है। ठीक है, तभी हम लोग ब्लॉक सेक्शन के लिए वियोजन नोटिस, ब्लॉक उपकरण को खोलने के लिए वियोजन नोटिस जारी कर सकते हैं। जब कभी सिग्नल निरीक्षक सिग्नलों की जांच करता है तो इसकी टिप्पणी डैश में लिखी जाए। यानी कि सिग्नल इंस्पेक्टर, सिग्नल का इंस्पेक्टर सिग्नलों की जांच करता है, टेस्टिंग करता है, तो इसकी टिप्पणी डैश में लिखी जाए। किस में लिखा जाएगा? तो इसकी टिप्पणी TSR में लिखा जाएगा, स्टेशन डायरी में, PN प्राइवेट नंबर, PN मतलब प्राइवेट नंबर आदान प्रदान पुस्तिका में, या फिर C-वधु सिग्नल व दूर संचार, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन खराब रजिस्टर। इनमें से कौन सा है होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर है C-वधु
रजिस्टर, सिग्नल व दूर संचार खराब रजिस्टर। इसका नंबर है SI-24, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। SI-24 सिग्नल व दूर संचार खराब, सिग्नल फेल्यूर रजिस्टर इसको बोलते हैं, सिग्नल व दूर संचार खराब रजिस्टर। तो जब भी सिग्नल निरीक्षक सिग्नलों की जांच करता है, टेस्टिंग करता है, तो इसकी टिप्पणी सिग्नल व दूर संचार रजिस्टर में दर्ज करता है। ठीक, किसी व्यक्ति द्वारा अपने शरीर के सामने स्तर पर समान स्तर पर दाएं बाएं तेजी से सफेद बत्ती हिलाने का संकेत क्या है, यानी डैश है। क्या आंसर है आपको बताना है। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने शरीर के सामने सम स्तर पर दाएं से बाएं सफेद बत्ती को, कौन सी बत्ती को, तेजी से सफेद बत्ती को हिलाना डैश संकेत देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गाड़ी विभाजन। दर्शाने वाले व्यक्ति से दूर जाएं, आगे बढ़ो, एकदम रुक जाओ। तो इसका सही आंसर होगा एकदम रुक जाओ। क्या संकेत देता है, एकदम रुक जाओ। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं। ठीक, जब भी गाड़ी को हम लोग को रोकना हो इमरजेंसी के लिए, तो इमरजेंसी के लिए रोकने के लिए क्या क्या संकेत हम दे सकते हैं, हम लोग देखते हैं। दिन में मेरे हाथ में झंडी है तो लाल झंडी दिखाएंगे गाड़ी को रोकने के लिए। यदि मेरे हाथ में झंडी नहीं है, इमरजेंसी में झंडी नहीं है, हमको गाड़ी को रोकना है, कोई इमरजेंसी हमको दिखा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग दोनों हाथों को ऊपर उठा करके ड्राइवर को और गार्ड को ये संकेत दे सकते हैं गाड़ी रोकने के लिए। रात का समय हो तो रात के समय में गाड़ी को रोकने के लिए मेरे पास लाल बत्ती होती है, तो लाल बत्ती का उपयोग करके, रेड लाइट का उपयोग करके गाड़ी को रोक सकते हैं। रेड लाइट को स्थिर अवस्था में दिखाना है, गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, यदि लाल बत्ती नहीं है मेरे पास, व्हाइट लाइट का उपयोग करेंगे। और व्हाइट लाइट को कैसे दिखाना है, व्हाइट लाइट को अपने शरीर के दाएं बाएं तेजी से हिलाना है, समान स्तर पर दाएं बाएं। कैसे हिलाना है, दाएं बाएं तेजी से हिलाना है, इससे गाड़ी रुक जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, गाड़ी को रोकने के लिए एकदम रुक जाओ, स्टॉप डेड। अब हम लोग देखते हैं डेटोनेटर सिग्नल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। पटाखों को डैश भी कहा जाता है। पटाखों को, पटाखा सिग्नल हम लोग पढ़े हैं, पटाखा सिग्नल को क्या कहा जाता है, क्या कोहरा सिग्नल, फ्लेयर सिग्नल, प्रदीप्त सिग्नल, या इनमें से कोई नहीं। पटाखा सिग्नल को कोहरा सिग्नल भी कहा जाता है। इसका सही जवाब है कोहरा सिग्नल। फॉग सिग्नल, डेटोनेटर्स आर नाउन एज फॉग सिग्नल, डेटोनेटर्स को फॉग सिग्नल भी कहा जाता है। प्रत्येक कोहरा सिग्नल मैन को डैश पटाखे दिए जाते हैं। फॉग सिग्नल मैन, कोहरा सिग्नल मैन को कितने पटाखे दिए जाते हैं, तो फॉग सिग्नल मैन को एक बार में एक साथ ड्यूटी जाने के लिए 8 पटाखे दिए जाते हैं, 10 पटाखे दिए जाते हैं, 20 या 24। तो इसका सही आंसर है 24 पटाखे दिए जाते हैं। कितने पटाखे दिए जाते हैं, एक फॉग सिग्नल मैन को ड्यूटी शुरू करने के समय 24 पटाखे दिए जाते हैं, 24। ठीक है, 2 डब्बा पटाखे दिए जाते हैं। फॉग सिग्नल मैन को फॉग में ड्यूटी करने के लिए 24 पटाखे दिए जाते हैं। आगे हम लोग और कुछ प्रश्नों को देखेंगे, फॉग के समय कैसा ड्यूटी होगा, फॉग डेटोनेटर का इस्तेमाल कैसा होगा, ये सारा कुछ हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है FSS से FSP की दूरी, FSS से FSP डैश किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। कितना दूरी पर, FSS क्या है और FSP क्या है, हम पहले इसको बताते हैं। FSS इसका मतलब हो गया फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, FSS, F मतलब फर्स्ट,
एस स्टॉप एस सिग्नल। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से एफ एस पी मतलब हो गया फॉग सिग्नल पोस्ट। फॉग सिग्नल पोस्ट समझ में आया। तो फॉग सिग्नल पोस्ट जहाँ पर वैसे स्टेशन जहाँ पर महीने में 7 दिन से अधिक लगातार फॉग होते हैं, थिक फॉगी वेदर होते हैं, वैसे स्टेशनों में फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से एफएसएस से फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से कितना दूरी पर 180 मीटर की दूरी पर, कम से कम 180 मीटर की दूरी पर फॉग सिग्नल पोस्ट लगाया जाता है। फॉग सिग्नल पोस्ट लगाया जाता है। ठीक है। ये फॉग सिग्नल पोस्ट क्या निर्धारित करता है? फॉग सिग्नल पोस्ट बताता है फॉग सिग्नल मैन को कि इस जगह पर जो है आपको क्या लगाना है, डेटोनेटर लगाना है। सॉरी, इसका आंसर होगा 270 मीटर। डेटोनेटर हम लोग 270 मीटर में लगाते हैं। ठीक है। तो एफएसएस से एफएसपी की कितने दूरी पर होना चाहिए? 270 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। डेटोनेटर थिक फॉगी वेदर में होम सिग्नल से यानी कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से एफएसएस से कितना दूरी पर? 270 मीटर की दूरी पर एक पटाखा लगाते हैं। ठीक, ये होम सिग्नल है। ठीक है, ये मान लीजिए होम सिग्नल है। तो यहाँ से 270 मीटर की दूरी पर एक फॉग सिग्नल पोस्ट होता है। फॉग सिग्नल पोस्ट कोई जिसका यूज ना हो ऐसा स्लीपर हो सकता है, या कोई भी एक पोस्ट हो सकता है जिस पर अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट बैंड से पुता हुआ रहता है, रंग पेंट किया हुआ रहता है। इस जगह पर फॉग सिग्नल मैन देखेगा कि फॉग सिग्नल पोस्ट कहाँ पर है, उसी जगह पर एक डेटोनेटर लगाएगा और यहाँ से फिर 10 मीटर की दूरी पर एक दूसरा डेटोनेटर लगाएगा, यानी 2 डेटोनेटर लगाएगा। और यहाँ से फिर 45 मीटर की दूरी पर, सेफ डिस्टेंस है 45 मीटर की, यानी कि ये हो गया 270 मीटर, ये हो गया 10 मीटर प्लस 10 मीटर और प्लस 45 मीटर की दूरी पर जाकर के फॉग सिग्नल मैन हरा झंडा लेकर के खड़ा रहेगा, लाइट लेकर के ग्रीन लाइट दिखाएगा। ठीक है। तो फॉग सिग्नल मैन फॉग सिग्नल पोस्ट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। अच्छा, एक बात क्लियर कर देते हैं, हम 180 जो मीटर आपको बताए थे, ये 180 मीटर जो होता है ये वीटीओ पोस्ट की दूरी होता है। वीटीओ पोस्ट विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि स्टेशन मास्टर के ऑफिस से 180 मीटर की दूरी पर वीटीओ पोस्ट होता है। वीटीओ पोस्ट क्यों लगाया जाता है? वीटीओ पोस्ट लगाया जाता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि थिक फॉगी वेदर है या नहीं है, यानी कि स्टेशन मास्टर फॉगी वेदर जब हो तो बाहर निकल करके देखेंगे वीटीओ पोस्ट को। वीटीओ पोस्ट यदि क्लियरली विजिबल होता है तो थिक फॉगी वेदर है, और ऐसी परिस्थिति में थिक फॉगी वेदर के समय जो गाड़ियों का संचालन है उन रूलों का पालन करेगा। नामित कोहरा सिग्नल मैन डैश विभाग से 2 होते हैं। ठीक है। तो फॉग सिग्नल मैन कौन से डिपार्टमेंट से होते हैं? तो फॉग सिग्नल मैन इंजीनियरिंग व सिग्नल और दूरसंचार यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से होते हैं, इंजीनियरिंग और परिचालन से होते हैं, यांत्रिक और परिचालन से होते हैं, या फिर केवल इंजीनियरिंग से होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। फॉग सिग्नल मैन जो होता है 2 होते हैं, इंजीनियरिंग और परिचालन विभाग से होते हैं। कोहरा सिग्नल मैन का आश्वासन डैश रजिस्टर में लिया जाता है। तो फॉग सिग्नल मैन का आश्वासन टीएसआर में, स्टेशन
डेटोनेटर रजिस्टर में, स्टेशन डायरी में या स्टेशन संचालन नियमावली आश्वासन में? किसमें फॉग सिग्नल मैन का एश्योरेंस लिया जाता है? स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में। किसमें लिया जाता है? स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में। अगला प्रश्न है द कोहरा सिग्नलमैन का आश्वासन डैश रजिस्टर में लिया जाता है। तो इसका आंसर है कोहरा सिग्नलमैन का आश्वासन स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में लिया जाता है, फॉग सिग्नल रजिस्टर में लिया जाता है। इंजन द्वारा खाली वैगन को डैश गति से ले जाने द्वारा पटाखे की जांच किया जा सकता है। तो फॉग सिग्नल का, डेटोनेटर सिग्नल का जांच करने के लिए हम लोग खाली वैगन, एम्प्टी वैगन जब 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है तो उसके नीचे हम लोग इसका जांच कर सकते हैं कि फॉग सिग्नल, डेटोनेटर सिग्नल ब्लास्ट कर रहा है कि नहीं। यदि ब्लास्ट कर रहा है तो सही है और उसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। अगला प्रश्न है स्टेशन के स्टॉक में रखे जाने वाले पटाखों की संख्या डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो स्टेशन में कितना स्टॉक में सिग्नल, डेटोनेटर सिग्नल रहेगा, इसका निर्धारण कौन करता है? तो डीआरएम करता है, डिविजनल रेल प्रबंधक, डिविजनल रेल मैनेजर, डीआरएम। ठीक है, मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। समय कमी होने के कारण थोड़ा जल्दी चलते हैं। पटाखों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के ज्ञान की जानकारी का परीक्षण डैश में किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 3 माह में 1 बार, 3 माह में 1 बार। अगला प्रश्न है यातायात निरीक्षक या स्टेशन मास्टर, रेलपथ निरीक्षक डैश में एक बार पटाखों की जांच करते हैं। तो 12 महीने में 1 बार पटाखों की जांच किया जाता है। ठीक है, 12 महीने में, यानी कि साल में 1 बार यातायात निरीक्षक, स्टेशन मास्टर या फिर पीडब्ल्यूआई के द्वारा 12 माह में 1 बार पटाखों की जांच किया जाता है। ठीक, वर्ष 2010 से पहले बने हुए पटाखों का सामान्य जीवन काल डैश होती थी। ठीक, कितना होता था? तो 2010 से पहले जो डेटोनेटर बनता था उसका वैलिडिटी पीरियड 7 साल के लिए होता था, लेकिन 2010 के बाद से जो डेटोनेटर बन रहा है उसका वैलिडिटी 5 साल होता है। 2010 के बाद बने हुए पटाखों का वैलिडिटी कितना होता है? 5 साल, और प्रत्येक टेस्टिंग के बाद 1 साल बढ़ाया जाता है और प्लस इस तरह 1 साल करके बढ़ा करके 3 साल, यानी कि 5 + 1 + 1 + 1 यानी 8 ईयर्स टेस्टिंग करने के बाद। और ऐसे सामान्य जीवन काल 5 साल का होता है 2010 के बाद बना हुआ पटाखों का। लेकिन 2010 से पहले जो पटाखे बनते थे उसका सामान्य जीवन काल 7 साल होता था और प्रत्येक साल टेस्टिंग करके बढ़ाया जाता था 10 साल तक। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। वर्ष 2010 में या इसके बाद बने हुए पटाखों का सामान्य जीवन काल क्या होता है? तो वर्ष 2010 में या इसके बाद बने हुए पटाखों का सामान्य जीवन काल होता है 5 साल। ठीक है, 5 ईयर्स। यानी एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। यदि 2012 में किसी पटाखा का निर्माण हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो 12/5/17 में वो रिटायर हो जाएगा। उसका वैलिडिटी 17 तक रहेगा, 17 के बाद उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन टेस्टिंग करने के बाद, यानी कि 2017 में एक बार टेस्टिंग करेंगे, यदि सही है, पटाखा ब्लास्ट कर रहा है, तो उस ग्रुप के बाकी पटाखों को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा उसका वैलिडिटी। फिर अगला साल फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर 1 साल के लिए बढ़ा देंगे, और उसके फिर अगला साल टेस्टिंग करेंगे, फिर 1 साल बढ़ा देंगे, और इस तरह करके 2017 से 1 साल बढ़ा करके 2020 तक इसका उपयोग कर सकते हैं। पटाखों को सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद
उसकी कार्यावधि बढ़ाने का अधिकतम संख्या कितनी है, यानी कि कितना बार उसका टेस्टिंग करके बढ़ा सकते हैं। बता चुके हैं 3 बार। इसको कितना बार बढ़ा सकते हैं, टेस्टिंग करके पटाखों का जीवन काल को 3 बार बढ़ा सकते हैं। किसी अवरोध के बारे में आने वाली गाड़ी को चेतावनी देने के लिए किए जाने वाला सिग्नल दिन में क्या होगा। तो दिन में हम लोग कोई अवरोध है, अवरोध की चेतावनी देने के लिए यानी कि गाड़ी को रोकना है, और इसके लिए हम बता चुके हैं दिन में लाल झंडी का प्रयोग किया जाता है, रेड फ्लैग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जब कभी सिग्नल पॉइंट ब्लॉक उपकरण खराब है तो स्टेशन मास्टर डैश में दर्ज करेगा। तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं, सिग्नल व दूर संचार खराब सिग्नल रजिस्टर में इसको दर्ज करेगा। जब भी पॉइंट ब्लॉक उपकरण या कोई भी गियर खराब है तो इसको हम लोग SI24 रजिस्टर SI24 रजिस्टर में दर्ज करेंगे। ठीक है, जब कोई पॉइंट सिग्नल द्वारा डिटेक्ट होता है, जब कोई पॉइंट सिग्नल द्वारा डिटेक्ट होता हो खराब हो जाए, उन कांटों को डैश के रूप में माना जाए। यानी कि जब भी कोई पॉइंट या सिग्नल खराब हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में उसको गैर अंतरपाती नॉन इंटरलॉक्ड माना जाएगा, और नॉन इंटरलॉक्ड के लिए जो ट्रेन मूवमेंट होता है वैसे ही ट्रेन मूवमेंट कराया जाएगा। पॉइंट और सिग्नल को क्लैंप करके, पैडलॉक करके, ठीक, और पायलटिंग करके गाड़ी का स्टेशन में प्रवेश कराया जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग जो प्रश्नों को देखें ये अति महत्वपूर्ण था। अब हम लोग आगे और इसी तरह का वीडियो जारी करते रहेंगे, आप लोगों को मदद करते रहेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आप लोगों के समक्ष लाएंगे। आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।